क्या होती है एनपीएस? एनपीएस एक पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट और ऑपरेट की जाती है। क्या एनपीएस जरूरी है या नहीं? एनपीएस एनपीएस एक ऑप्शनल स्कीम होती है जिसको मेजरली सैलरीड पर्सन ऑप्ट करते हैं। क्यों करते हैं ऑप्ट? रीजन मेन है टैक्स सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। क्वेश्चन है, क्या हमें एनपीएस करनी चाहिए ऑप्ट या नहीं करनी चाहिए? इसके सब कुछ प्रोन्स हैं, कुछ कॉन्स हैं। प्रोन्स में है मेजर रिटायरमेंट सिक्योरिटी। जब आप रिटायर होंगे तो क्या आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, कोई फाइनेंशियल इनकम आपके पास हो पाएगी? हाँ, तो ये एक प्रॉन्स में आएगा, जो कि एनपीएस मेजरली इसी प्रॉब्लम को हैंडल करता है। दूसरा है टैक्स बेनिफिट। जो टैक्स बेनिफिट्स एनपीएस में मिलते हैं वो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आप 10%, 20%, 30% स्लैब्स में आते हैं तो एनपीएस में टैक्स डिडक्शंस उसी ब्रैकेट के हिसाब से मिलती है। इस पॉइंट पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, टैक्स बेनिफिट्स। क्या एनपीएस हमें लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए लेना चाहिए? इसका मेजर आंसर अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बिग यस। क्यों? क्योंकि हम अगर मान लेते हैं कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी का टैक्स ब्रैकेट 30% है और वो एनपीएस को ऑप्ट करता है। मान लीजिए उसने एनपीएस में 30,000 रुपए दिए, तो उसके पास कितनी सेविंग हुई टैक्स के हिसाब से? 30% ऑफ 30,000 इज नियरली 10,000 रुपीज। तो आपके पास एक फर्स्ट हैंड बेसिस पर 30% का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आप अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करें तो 30% आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी उस पर रिटर्न कमाने के लिए। यहां पर आपको फ्रंट एंड 30% मिल रहा है। तो टैक्स बेनिफिट को देखते हुए एनपीएस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है जिसको हमें अपने इसको हमें यूज करना चाहिए। तो टैक्स के हिसाब से और बाकी प्लानिंग के हिसाब से एनपीएस एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हमें यूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म वेल्थ। जो एनपीएस हम लेते हैं उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। आप उसमें कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप अपनी सैलरी का एक पार्ट लगातार उस फंड के अंदर, उस स्कीम के अंदर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फंड है वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। जैसे कि एनपीएस में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो वो आपको बाय फोर्स एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करवाता है। अब कुछ कॉन्स। लॉक इन पीरियड। जो एनपीएस होता है वो एक लॉक इन पीरियड के साथ आता है। अगर आप उसके अंदर टायर 1 में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, टायर 2 जिसके अंदर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, उसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। दूसरा है मार्केट रिस्क। अगर आपने एनपीएस
इक्विटी स्कीम्स का लिया है, जो कि वो रिलेट करता है मार्केट से, तो आप मार्केट रिस्क से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। इसका क्या मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्ट? आपने एनपीएस स्कीम ली, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लिमिटेड लिक्विडिटी, ऐसा नहीं है, इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। लिमिटेड लिक्विडिटी, जो एनपीएस है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट है और कुछ रेगुलेशंस है, जिसके हिसाब से जो पैसा है, अगर आप उसे लिक्विडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और लास्ट है, कौन सा लें? एमएनपीएस बहुत सारी कंपनी ऑफर करती हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। कौन सा लें एनपीएस? कौन सी कंपनीज ऑफर करती हैं करंटली एनपीएस? ये मेजर कंपनीज है, एसबीआई फंड्स, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, आदित्य बिरला, टाटा पेंशन, मैक्स और एक्सिस फंड्स। ये मेजर कंपनीज हैं जो एनपीएस स्कीम्स के अंदर अभी करंटली वेरियस फंड्स और वेरियस कैटेगरीज में अपने सर्विसेज ऑफर करती हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइस और फंड मैनेजर, हम जो क्वेश्चन उठा हमारा कि हम कौन सा एनपीएस लें या कैसे एनपीएस लें। दो तरीके से एनपीएस स्कीम्स के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होती है ऑटो चॉइस, एक होती है एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में आप बस एनपीएस के अंदर अपना फंड डालेंगे और वो जो फंड है, जिस स्कीम का भी लेंगे या जो भी लेंगे आप, उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाएगा, जो कि टोटली डिपेंड होगा आपकी एज पर, आपके रिस्क एपिटाइट पर। अब रिस्क एपिटाइट कैसे डिसाइड होगा? वो आपके एज फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर कोई यंगर है तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि उसके अंदर रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास एक लंबा ड्यूरेशन है सर्विस करने का, जॉब करने का, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने का, और उसके पास जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसके लिमिटेशंस हैं, वो कम है। अगर कोई एक ओल्डर पर्सन है तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनकम के, लिमिटेड टाइम है इनकम का, और इसके साथ साथ ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं, उसके पास उसके कंस्ट्रेंट ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस में एनपीएस स्कीम्स अपनी ऑप्ट करते हैं। आप इक्विटी में करते हैं, कॉर्पोरेट में करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, स्कीम ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में करते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंसेस बताऊंगा यहाँ पर, कि आपको, अगर आप एक्टिव चॉइस को लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए है 30 ईयर्स, और पर्सन बी है 42 ईयर्स। ये दोनों ही 60 ईयर्स तक जॉब करना चाहते हैं। तो इनके पास कितना समय बाकी रहता है? एक के पास बाकी समय रहेगा 30 साल जॉब करने के लिए, दूसरे के पास रहेगा 18 साल। अब इसमें एक चीज आप देखिए, जो पर्सन 30 साल जॉब कर रहा है या जिसकी उम्र 30 ईयर्स है, हो सकता है उसके बच्चे ना हो,
हो सकता है उसकी वाइफ जॉब करती हो सकता है कि वो अभी करियर में नया हो, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी में ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं है तो उसके पास सेविंग्स ज़्यादा होगी, उसकी वाइफ अगर जॉब करती है तो उसके पास एडिशनल इनकम होगी। अभी हम बात करते हैं पर्सन बी की। पर्सन बी जो 42 ईयर्स का है, उसके बच्चे हैं, तो उसके खर्चे ज़्यादा हैं। उसकी वाइफ अब जॉब नहीं करती है या नहीं कर भी सकती है, लेकिन चांसेस है, मान लेते हैं नहीं करती, तो उसकी इनकम कम है और उसके पास जो टाइम है, जिस ड्यूरेशन में वो अपनी जॉब कर पाएगा, वो भी कम है, वो है 18 साल। तो यहाँ पर एक चीज आपने देखी, एक पर्सन के पास 30 साल की जॉब का ऑप्शन है, 30 साल और आगे जॉब करने का ऑप्शन है। दूसरे पर्सन के पास मात्र 18 साल जॉब करने का ऑप्शन है। तो अगर आप एक्टिव चॉइस करते हैं तो एक जनरल रूल हो सकता है, एक थंब रूल हो सकता है, जिसके अंदर आप किस हिसाब से अपना एलोकेशन करें, उसको आप एक मेथड के तौर पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट यानी कि 30 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट माइनस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, सॉरी, नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट माइनस number of years left minus the risk appetite you can have. So एक तरीके से देखा जाए 30 साल का जो पर्सन है उसके पास नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा है, और जो 18 साल 48 जो इसके पास 18 ईयर्स बाकी हैं जॉब करने के बाद लिए, उसके पास नंबर ऑफ ईयर्स कम है। तो इक्विटी एलोकेशन कौन सा पर्सन ज्यादा कर पाएगा? ऑब्वियसली पर्सन ए। अब पर्सन ए को इक्विटी एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए अपने 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 एनपीएस स्कीम्स के अंदर पर्सन बी से। जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती हैं एनपीएस में, वो होती हैं इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लेकिन आपको जो देखनी चाहिए, अगर अगर आप इन्वेस्टमेंट देख ही रहे हैं, तो आपको इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ही करनी चाहिए। जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100%, लेकिन एक्टिव इन्वेस्टमेंट जो आप इक्विटी के अंदर करेंगे 100%, वो एक्चुअल में 75 ही होगी मैक्सिमम, क्योंकि उसके अंदर एक कैप है। तो एक नॉर्मल अगर आप सिनेरियो समझें, तो आप अगर शुरुआत करते हैं तो आप शुरू करें, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, 28 ईयर्स है, तो आप शुरू करें नियर अबाउट 75% इक्विटी एलोकेशन, 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर सकते हैं, या अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप अपने इक्विटी एलोकेशन को हाई रख सकते हैं। अगर आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप अपने इक्विटी एलोकेशन को कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर एक आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र 30 साल के नियर अबाउट है, 30 साल से कम है, तो आप अपना इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा रखें। मान लीजिए पर्सन है 42 ईयर्स का, तो उसके पास नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट
जो उसकी जॉब के हैं वो कम है, तो उस केस में उसे इक्विटी एलोकेशन और कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 50-50 के रेशो में रखनी चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक जनरल रूल है जो कि नॉर्मल फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए भी पर्सन बी के लिए भी सेम रूल अप्लाई होंगे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो अपना इक्विटी एक्सपोजर कम कर सकता है और अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सपोजर को बढ़ा सकता है। अब मैंने कहा कि इक्विटी एक्सपोजर आपको अगर आपकी उम्र कम है तो ज़्यादा रखना चाहिए, और अगर फिर भी अगर आपकी उम्र, मान लीजिए आपकी उम्र 50 प्लस है, 55 के अराउंड है, और तब अगर आप एनपीएस चालू करते हैं तो क्या आप अपना इक्विटी एक्सपोजर कम रखें? हाँ, उस केस में आपको इक्विटी एक्सपोजर अपना कम ही रखना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस पर, जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है उसको भी आपको कंसिडर करना ही होगा।